दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और खून खराबा जंगें जारी है। गाज़ा में कत्लेआम जारी है, कोशिशें वहाँ की जा रही है कि सीज़फायर हो जाए, लेकिन अभी उसमें वक्त लग रहा है। जो बातचीत शुरू हुई थी वो बातचीत आगे बढ़ गई है। अब बुध के दिन से दोबारा से बातचीत फिर शुरू होगी गाज़ा सीज़फायर को लेकर के। वहीं यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है और यूक्रेन ने पहली बार रशिया के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन किया कुरुस्क में। वो हम बताएंगे उसकी डिटेल। साथ ही सूडान में बहुत लड़ाई चल रही है इस वक्त। वहाँ बीते दिन 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। वेनेजुएला में मुद्रों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई भी शक नहीं। कमज़ोर होने के बावजूद वो बहुत ताकतवर है। हम शुरू करेंगे यहाँ पर यूक्रेन से। रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसके बाद गाज़ा की जंग पर आएंगे। अब ये ख़बर मिल रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग, जो कि 2.5 साल हो चुके हैं लड़ते हुए इन दोनों मुल्कों को, तब यूक्रेन में भी एक सीज़ फायर होने के लिए अमेरिका ने पहल की थी और यूरोप के मुल्कों ने, और कतर में ये बातचीत शुरू होने वाली थी। बातचीत जो शुरू होने वाली थी वो चाइना के प्रपोज़ल पर शुरू हो रही थी, जिसके मुताबिक जो इलाके जिस मुल्क के कब्ज़े में है वो उसी के पास रहेंगे और एक टेम्पररी सीज़ फायर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस चलता रहेगा। इस पर अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने, फ्रांस और जर्मनी और यूके, इन सब ने मिलकर के रजामंदी जाहिर कर दी थी और रूस के साथ गोपनीय तरीके से ये डील हुई थी कि उसके लिए सीज़ फायर होगा और बातचीत दोहा में होगी, कतर में। अब यूक्रेन ने अपनी पोजीशन को कमज़ोर देखा, क्योंकि यूक्रेन के इलाके रूस के कब्ज़े में है। तो यूक्रेन ने अपनी ताकत जमा करके और नेटो की फ़ौज इधर उधर से जमा करके रूस के एक इलाके पर हमला कर दिया और तकरीबन 30 किलोमीटर रूस के अंदर तक ये दाखिल हो गए। इस हमले के ज़रिए यूक्रेन रशिया की कोई ज़मीन पर कब्ज़ा करने का उसका इरादा था, ताकि जब टेबल पर बैठें बातचीत के लिए, मुआहदे के लिए, तो वहाँ एक कंफर्टेबल उनकी पोजीशन हो और बैठ करके उसकी भी अपनी बात को माना जाए। फिर वो ये कहते, जैसा चाइना के प्रपोज़ल में है, कि ठीक है, अगर हमारे इससे जा रहे हैं तो हमारे पास ये रूस का हिस्सा रहेगा। रूस के अंदर यूक्रेन की फ़ौज दाखिल तो हो गई, लेकिन फिर वहाँ उसको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है और रूस ने बहुत भयानक तरीके से हमले किए हैं, जिसमें चेचन फ़ौज, जो रमज़ान कादिरोव की सेना है, वो शामिल रही है फ्रंट लाइन पर और उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं यूक्रेन की सेना के। बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। हज़ारों सैनिक अब तक यूक्रेन के मारे गए और उनके 200 से ज़्यादा टैंक और व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो बड़ी खामोशी के साथ भी दुनिया में कुछ चलता रहता है। अब बातचीत कहाँ होनी थी इसकी? कतर की राजधानी दोहा में। दोहा, जहाँ अभी गाज़ा सीज़ फायर को लेकर के बातचीत चल रही है, और 3 साल पहले अफ़गानिस्तान को लेकर के एग्रीमेंट हुए थे ट्रंप की गवर्नमेंट के दौरान। दोहा एक केंद्र बना हुआ है इस वक्त सुलह कराने के लिए। लोग बिलीव करते हैं दोहा के ऊपर या कतर के ऊपर, तो इसलिए वहाँ चीज़ें तय हो जाती हैं।
लेकिन गाज़ा में जो जंग चल रही है वो जंग ऐसी है जहाँ किसी के ऊपर कोई एतबार नहीं है और बहुत ज़्यादा स्थिति नाजुक है। 2 दिन पहले बातचीत शुरू हुई थी, कतर ही में बातचीत शुरू हुई थी, जहाँ पर मोसाद के लोग पहुँचे हुए थे, यानी इसराइल के डेलीगेशन पहुँचा हुआ था। उसमें मोसाद के लोग थे, शन बेट के थे और आर्मी की तरफ से मौजूद थे। साथ ही नेतन्याहू का जो ख़ास दोस्त है वो भी पहुँचा हुआ था, ऑफार ऐसी नाम है उसका, सही से नाम इस वक्त ध्यान नहीं। इस बातचीत में फ्रांस मौजूद था, जर्मनी, यूके और यूरोप के कई सारे मुल्क, अमेरिका जाहिर सी बात है वहाँ है ही। अमेरिका के ही पहल पर ये बातचीत दोबारा शुरू हुई है, या कहें फिर से शुरू हुई है। बातचीत तो बहुत बार से हो ही रही है। रूस और चीन भी इसमें शामिल हैं और साथ ही अरब के देश से 2 पक्ष शामिल नहीं थे। हमास की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था, ईरान की तरफ से। बातचीत जब मुकम्मल हुई और उसमें कोई नतीजा नहीं निकला तो कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने, यह अल मदाइन जो ईरानियन मीडिया है उसको कोट करते हुए बता रहे हैं, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और कहा प्लीज़ होल्ड द वॉर, मेहरबानी करके अभी आप कोई कार्रवाई न करें इसराइल के ख़िलाफ़। बातचीत बहुत पॉजिटिव हुई है और अब तक की सबसे बेहतर बातचीत हुई है। इस तरह के जानकारियाँ ईरान को दी गई और हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं इस प्रोसेस के। साथ ही जो बाइडेन ने बातचीत जो की है वो बड़ी अहम है। जॉर्डन के किंग से बात की उन्होंने, सीसी से, और उनको बातचीत करके उनको भी ये पैगाम दिया कि हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए अब इस प्रोसेस के। तो आप ईरान को समझाएं। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अगले ही दिन लेबनान पहुंचे। ग़ालिबन उन्हें कोई संदेश देना होगा हिजबुल्लाह को, जो बातचीत कतर में हुई है उसके मुतालिक। अब ये तय हुआ है कि दोबारा से अब फिर बातचीत शुरू होगी और वो बातचीत होगी बुध के दिन से, और ये होगी इजिप्ट में, कायरो में। कायरो में सारे जो पक्ष हैं वो सब मौजूद हैं इस वक्त भी। वहाँ जो हमने नाम लिए इसराइल मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, अमेरिका के बड़े ऑफिशियल्स मौजूद हैं, अरब के देश मौजूद है वहाँ पर। साथ ही एंटनी ब्लिंकन या तो आज दिन के वक्त या रात के वक्त किसी वक्त वो मिडिल ईस्ट में पहुँच रहे हैं और कई सारे मुल्कों में जाएंगे। वो जॉर्डन पहुँचेंगे, फिर इजिप्ट पहुँचेंगे, इसराइल जाएंगे, साथ ही बहुत मुमकिन है वो सऊदी अरब वगैरह का भी दौरा करें। और ये माना जा रहा है कि अब जब एंटनी ब्लिंकन यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो ये समझौता करा करके ही वापस इधर से जाएंगे। दस्तखत होने के बाद ही वो मिडिल ईस्ट से वापस जाएंगे। अमेरिका में चुनाव है, ज़्यादा वक्त है नहीं। अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने वहाँ बाकी हैं। नवंबर दिसंबर में अमेरिका में चुनाव होने। कमला हैरिस को जो बाइडेन की जगह पर डेमोक्रेटिक्स ने उम्मीदवार बनाया। कमला हैरिस की पोजीशन में सुधार आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के को भी बहुत जल्दी है, और जिस तरह के जो मामला हुए इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है इस्माइल हनिया का कत्ल। जिसने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से हिला करके रख दिया।
ईरान के लिए बहुत ही शॉकिंग था। और जिस तरह से इसराइल की कोशिशें हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, ईरान को जंग में इसी तरह से ले आए, तो ईरान ये तमाम चीज़ें समझता है। और हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी बताने की कोशिश की थी कि चाइना ने ईरान को समझाया हुआ है। एक बार फिर से चाइना की तरफ से बातचीत की गई। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है ईरान से। तो चाइना ने भी ईरान को पैगाम दिया है कि आप अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, संयम रखें, धैर्य रखें, और जो नतीजा आना है, जो टॉक्स चल रहे हैं इस वक्त, उसका इंतजार करें। अमेरिका चीज़ों को समझ रहा है इस वक्त, ठीक है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका है। गाज़ा में जो कत्लेआम हुआ है, बेशुमार कत्लेआम हो चुका है वहाँ पर। अमेरिका इन तमाम बातों को समझ रहा है कि अब अगर ये और आगे बढ़ता रहेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो बाइडेन ने नेतन्याहू से पैगाम भेजा है, और ये हम कोट कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट को। वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी न्यूज़ छापी है, और उसमें बाइडेन की तरफ से लिखा गया है कि नेतन्याहू को ये बता दिया गया है कि अब आप गाज़ा में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जो आपको हासिल करना था वो मैक्सिमम आप कर चुके। अब आप हमास को भी नहीं हरा सकते हैं। ज़्यादा आप कुछ करेंगे तो सिर्फ उससे सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ जो कि होती आ रही हैं वो और ज़्यादा होंगी, और फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर आप जाने, आपका काम जाने। ये पैगाम साफ साफ बाइडेन की तरफ से नेतन्याहू को दे दिया गया है। अमेरिका ने सीधे सीधे कहा है कि अगले 20 साल तक भी आप हमास को नहीं हरा पाएंगे। हमास की जो ताकत है वो उसकी टनल्स हैं। टनल्स तक किसी की भी रीच नहीं है। अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई, या सिनवर की, या अबू उबैदा की, या और जो प्रोमिनेंट कमांडर्स वहाँ पर मैदान की जंग लड़ रहे हैं। वहीं हमास ने एक दावा और किया है कि उनके कमांडर दाइफ जिंदा हैं, जिनको मारने का इसराइल ने हाल ही में दावा किया था। और हमास ने कहा है कि वो जल्दी ही किसी दिन इसका वीडियो भी जारी करेंगे। हमास की तरफ से फर्जी खबरें नहीं आती, ये हम आपको बता दें। जब भी वो कोई बात कहते हैं या दावा करते हैं तो बिल्कुल पुख्ता होता है उनका। एक भी न्यूज़ उनकी तरफ से फेक न्यूज़ 10 महीने की जंग के दौरान कभी नहीं आई है। इसराइल स्टेट, इसराइल मुल्क, वहाँ की जो फ़ौज है, वहाँ का जो अपोजिशन है, वो जल्द अज जल्द चाहता है कि समझौता हो जाए। इसराइल की आवाम चाहती है कि समझौता हो जाए। नेतन्याहू नहीं चाहता है कि कोई समझौता हो, वो चाहता है जंग चलती रहे और गाज़ा में खून खराबा होता रहे, कत्लेआम होता रहे, ताकि वो अपने आप को बचाए रखे इस तरह से। सीज फायर होने के बाद दुनिया भर के मुल्क वहाँ पहुँचेंगे गाज़ा में। अब ये भी बता दें आपको कि गाज़ा की सरहद से लगे हुए इजिप्ट की तरफ कंस्ट्रक्शंस की जा रहे हैं, टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस की जा रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस है ये, जहाँ सीज फायर होने के बाद जख्मियों को ला करके उनका इलाज किया जाएगा, और जो रिहा होंगे एक के बदले में 10, जैसा जानकारी है। हमास की तरफ से एक इसराइली बंधक को छोड़ा जाएगा, बदले में 10 कैदियों को जो जेल में बंद हैं इसराइल रिहा करेगा। और ये एक साथ नहीं होगा, डे बाई डे होगा। एक दिन में एक आदमी को हमास के लोग छोड़ेंगे, उसके बदले में इसराइल रिहा करेगा, और
दुनिया भर की एजेंसियां उस दौरान पहुंचेंगी गाज़ा में, और गाज़ा में जो वहाँ मनाज़र सामने आएंगे और जो कत्लेआम के सबूत मिलेंगे, तो दुनिया भर के हाथ नेतन्याहू के गिरबान पे होंगे। तब नेतन्याहू का क्या होगा? क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? कोई सज़ा उसको मिलेगी? नेतन्याहू नहीं चाहता इसलिए कि जंग रुके। जो हो चुका है वो सामने आएगा, वक्त लग रहा है, जो भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे, OIC के लोग पहुँचेंगे, अरब लीग पहुँचेंगे, अफ्रीका से लोग पहुँचेंगे। तो नेतन्याहू की कोशिश, सिर्फ अकेले नेतन्याहू की कोशिशें हैं कि जंग चलती रहे। अब अगर इसमें बीच में कोई अड़ंगा नहीं पैदा किया जाता है, इस्माइल हनिया जैसा कोई वाक़या नहीं होता है, ऐसा वाक़या होगा भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अब किसी जंग कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि महमूद अब्बास हाल ही में रूस पहुंचे हुए थे, मॉस्को में। वहाँ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन, रशियन राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनकी विजिट हुआ तुर्की में, और वहाँ तुर्की की पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, और बहुत ही इमोशनल एड्रेस था महमूद अब्बास का, जहाँ वो रो भी गए थे। जिसके बाद तैयब अरदगान ने का एक बहुत सख्त बयान आया था कि इसराइल न सिर्फ खत्ते की या मिडिल ईस्ट के अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि ये पूरे दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। गाज़ा का जो मामला है 2 स्टेट सॉल्यूशन का, वो यहाँ होना है जो अब बातें चल रही हैं। और ये जो अब मुआहिदा कतर में रखा गया, कतर में जो बातचीत हुई है उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह शायद हुए हैं। अब जो कायरो में, इजिप्ट में बातचीत होने जा रही है, वहाँ भी चाइना का प्रपोज़ल पेश किया गया है। जो चाइना ने प्रपोज़ल दिया था हमास के और फ़लस्तीन के उन ग्रुप्स को, जो 14 ग्रुप चाइना पहुँचे थे, और ये चाइना और रूस का प्रपोज़ल है। और चाइना ने कहा था कि इस तरह की बातचीत हो तो हमास के लोगों से और फ़लस्तीन के लोगों से कि आप एक्सेप्ट कर लेना इसको। तो अब जो चाइना का प्रपोज़ल था, उसी प्रपोज़ल को इजिप्ट के अंदर रखा जा रहा है। हमास ने उस पर कोई एतराज़ है नहीं, ईरान को कोई एतराज़ का मतलब ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें अमेरिका के ऊपर हैं। वहीं एक जो और बात है वो ये है, भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला हो, वहाँ जब कोई बातचीत होती है या वोटिंग होती है, तो भारत फ़लस्तीन के पक्ष में बात करता है। वो वोटिंग से एब्सेंट हो जाता है, लेकिन फ़लस्तीन का साथ देता है UN में। मगर वैसे हम देखें तो गाज़ा के अंदर जो खून खराबा कत्लेआम हो रहा है, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो या रफ़ा में हो या खान यूनुस में, वह भारत के मिसाइल्स, रॉकेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत इसराइल को हथियार बेच रहा है, और भारत के हथियारों से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, इसराइल के अपने हमायतियों समेत उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और फ्रांस का मौक़िफ़ इस वक्त बेहद सख्त है इसराइल को लेकर के। ये हम आपको बता दें, फ्रांस के बड़े स्टेक्स रहे हैं मिडिल ईस्ट के मुल्कों में। तो फ्रांस का चूँकि अपना उसका कॉलोनीज भी रहे, ये लीबिया वगैरह, उसका बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड है नेतन्याहू की गवर्नमेंट को लेकर के। फ्रांस के भी फॉरेन मिनिस्टर, UK के फॉरेन सेक्रेटरी ये पहुंचे हुए थे
इसराइल में, उसके बाद जो वेस्ट बैंक पहुँचे, फिर इजिप्ट पहुँचे। फ्रांस की तरफ से भी इसराइल को बता दिया गया है कि अब आप समझौता कर लें। इसराइल ने वहाँ अपना रोना रोया, दुखड़ा रोया कि अगर ईरान हम पे हमला करता है तो आप यानी फ्रांस और यूके और जर्मनी ईरान पर हमला करें हमारे लिए, हमारी तरफ से। फिलहाल जो चीज़ें हैं, जैसा हमने बताया, बुध के रोज़ से दोबारा से बातचीत शुरू हो रही है। 1-2 दिन वो बातचीत चलेगी। एग्रीमेंट लगभग तैयार है, सभी जो फरीक हैं वो इस पर एग्री हैं। कुछ चीज़ें हैं जो घटानी बढ़ानी है, या किस रिहाई को लेकर के, बंधकों की रिहाई का क्या और लाए अमल रहेगा, और फिर पीस जब कायम होगी, क्योंकि इसराइल कुछ जगह हैं जहाँ से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाना चाहता है। इस पर हमास ने साफ बोला हुआ था पहले से कि जब तक सेना नहीं निकलेगी इसराइल की, हम किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। तो सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर के बातचीत चल रही है, जो इसराइल 1-2 जगह पर चाहता है कि उसकी फ़ौज बरकरार रहे। अब ये अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन पहुंचे हुए थे। सारी बातें हो चुकी हैं। अब एंटनी ब्लिंकन के पहुंचने पर उम्मीद है कि सीज़ फायर का डिक्लेरेशन होगा। अब ये उम्मीद यही है कि वो इजिप्ट के अंदर से होगा या टर्की के अंदर से, टर्की से, और बड़े लेवल पर इसको अनाउंस करने का प्रोग्राम है, जहां पर दुनिया भर के लोग जमा होंगे। और फिर वो दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे फ़लस्तीन, गाज़ा सिटी, खान यूनिस, रफ़ा, और वहाँ जो कब्रें हैं, सामूहिक कब्रें, वो तलाश की जाएंगी, वो खंडर तलाश किए जाएंगे जहाँ पर इसराइल ने कत्लेआम किया है। वो अस्पताल, वो रेफ्यूजी कैंप तलाश किए जाएंगे, और वहाँ से जो कंकाल निकलेंगे वो सब गले में पड़ेंगे नेतन्याहू के। शुक्रिया आप सभी का।